नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवविद क्लासेस पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग समीकरण निकायों के हल तथा चरों के अज्ञात गुणांक के मान के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और आपको लिखना कैसे है उसको आज हम लोग देखेंगे। टॉपिक बहुत सरल है, लेकिन इससे पहले का वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं तो उन सब वीडियो को देख लीजिए। हालांकि उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है वॉइस का। अब वहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है अगर वॉइस का, तो वहाँ पे आप ईयरफोन लगाकर या हेडफोन लगाकर उसको सुनिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब से जो वीडियो आएगा उसमें वॉइस का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो आज के क्लास को देखते हैं कि अपने पास प्रश्न क्या क्या है और उसको हल कैसे करना है। उससे पहले कि आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि अनंततः अनेक हल कब होता है, अद्वितीय हल कब होता है, कौन कौन से कंडीशन में ये सब स्थितियाँ आती है। ठीक है, तो इतना हमको याद रखना चाहिए कि a1 डिवाइडेड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2। तब अपने पास क्या आता है, अद्वितीय हल होता है। a1 डिवाइडेड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2। तब क्या आता है अपने पास अद्वितीय हल, a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2, लेकिन इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। तो क्या मिलता है अपने को, कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं करके मिलता है तो इसका अर्थ क्या होता है कि यहाँ इसके अंतर्गत में जो दो समीकरण रहेगा, उन दो समीकरणों से जो आपको रेखा प्राप्त होता है वो दोनों रेखा क्या होंगे, समांतर होंगे। यहाँ पर वैसे ही वो दोनों रेखा क्या होंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, समपाती, मतलब वो दोनों रेखा एक के ऊपर एक आ जाएंगी। क्यों आएंगी, कैसे आएंगी, इस चीज को मैं पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ। तो इसको स्टार्ट किया जाए कि दर्शाइए कि निम्न समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ये दो समीकरण दिया है, 3x प्लस 5y इक्वल टू 12। एक समीकरण है 5x प्लस 3y इक्वल टू 4। आपको इसको सॉल्व करके बताना है कि ये एक अद्वितीय हल है कि नहीं है। इसका जो हल मिलेगा वो अद्वितीय हल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो किया जाए, अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या अपने पास, a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। अगर a1 डिवाइडेड बाई a2, a1 बटे a2 बराबर नहीं आया किसके, b1 बटे b2 के, तो आपको इसका हल क्या मिलने वाला है, अद्वितीय हल मिलने वाला है। तो इसको लिखना कैसे कैसे है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, उसको सॉल्यूशन में लिख रहा हूं। हल करके क्या लिखना है आपको, हल दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण है। क्या क्या समीकरण दिया है आपको, आप इसको पूरा लिखेंगे, समी करके नहीं लिखेंगे, इसको आप पूरा लिखेंगे समीकरण है करके। आगे क्या क्या समीकरण दिया है, 3x प्लस 5y इक्वल टू 12। और एक समीकरण दिया है अपने को 5x प्लस 3y इक्वल टू 4, 5x प्लस 3y इक्वल टू 4 तथा करके क्या आएगा, 5x प्लस 3y इक्वल टू 4। अब देखिए ये क्या हो गया, एक समीकरण मान लीजिए, इसको एक और इसको समीकरण 2। अब इन समीकरणों का आप किससे तुलना कीजिए, रेखा के समीकरण। रेखा का समीकरण क्या बोलता है, ax प्लस by इक्वल टू c। इन दोनों समीकरणों को किससे तुलना करना है, रेखा के समीकरण। क्या होगा, इन समीकरणों की तुलना रेखा के समीकरण कौन सा होता है, रेखा के समीकरण ax प्लस by इक्वल टू c से करने पर। देखिए इसको मैं तुलना करूंगा इससे, इसको तुलना करूंगा इससे। तो पहले समीकरण को अगर मैं तुलना करूंगा तो a के जगह में क्या लिखा है 3, दूसरे समीकरण में a के जगह लिखा है 5। तो इसको बोल दूंगा मैं a1 और इसको बोल दूंगा a2। ठीक है, इसलिए क्या आएगा आपके पास, a1 इक्वल टू कितना आया 3, a2 इक्वल टू कितना दिया है 5 है, b1 इक्वल टू कितना है 5, b1 इक्वल टू 5, b2 इक्वल टू 3 और c1 इक्वल टू कितना है 12 है, 12, c2 इक्वल टू कितना है 4 है। इतना क्लियर है।
अब अपने को क्या चीज निकालना है, अपने को अगर ये पता है कि अद्वितीय हल है करके, उसके लिए अपने को क्या जानना जरूरी है कि a1 बटे a2 कितना आ रहा है और b1 बटे b2 कितना आ रहा है, और दोनों आपस में बराबर नहीं है क्या। अगर बराबर नहीं हुए इसका अर्थ क्या हो गया, आपको अद्वितीय हल का मिलना हो जाएगा। तो यहां से किया जाए, इसलिए a1 बटे a2 बराबर कितना आ जाएगा 3 बटे 5। आगे b1 बटे b2 बराबर 5 बटे 3, c1 बटे c2 बराबर कितना आ जाएगा 12 बटे 4। अब देखना है जैसे कि ये 3 बटे 5 है, नहीं कट रहा है, कटेगा वहां तक हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 बटे 5 कैंसल आउट नहीं होता है अलग अलग, तो इसको फिर लिख दिए a1 बटे a2 इक्वल टू कितना मिला 3 बटे 5, b1 बटे b2 ये भी नहीं कैंसल आउट होगा, तो ये कितना हो गया 5/3 मतलब 5 बटे 3। इधर ये c1 डिवाइड बाई c2, जैसे कि इसको देख रहे हैं कि ये कितना है 12 बटे 4। 12 बटे 4 का अर्थ क्या हुआ, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 3 बटे 1 यहां तक। अब अपने को यहां से क्या चीज समझ में आ रहा है कि a1 बटे a2 3 बटे 5 है, जबकि b1 बटे b2 कितना 5 बटे 3 है, मतलब कि दोनों क्या है आपस में बराबर नहीं है। इसलिए इसको कैसे लिखेंगे, चूंकि a1 बटे, या फिर स्पष्टतः यहां से स्पष्टतः a1 डिवाइडेड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू किसके b1 डिवाइडेड बाई b2। इतना चीज समझ में आया। क्यों इसको इज नॉट इक्वल टू किए, क्योंकि इन दोनों का मान अलग अलग है। अब लास्ट में क्या आएगा आपका सॉल्यूशन, अतः दोनों समीकरणों दर्शाइए कि निम्न समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। अर्थात यहां पे क्या लिखेंगे, दोनों समीकरणों का एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अर्थात दोनों समीकरणों का एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। और अद्वितीय हल प्राप्त होता है उस कंडीशन में अपने को क्या मिलता है, दो प्रतिच्छेदी रेखा मिलता है। अतः दोनों समीकरणों से जो प्राप्त होगा रेखा वो क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को। अतः दोनों रेखाएं तथा यहां पे लिख लेते हैं तथा दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। तो यहां तक अपना सॉल्यूशन रहेगा। आप यहां पे बता चुके कि आपका ये सॉल्यूशन क्या है, अद्वितीय हल के रूप में है। अब देखते हैं कि इसी आधार पे दूसरे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या बोला, अनंततः अनेक हल बोला। अनेक हल के लिए आपके पास कंडीशन क्या आना चाहिए, स्थिति क्या आना चाहिए आपके पास, a1 डिवाइडेड बाई a2, b1 डिवाइडेड बाई b2, c1 डिवाइडेड बाई c2, ये सब क्या हो, एक ही मान आपको प्राप्त हो, सब क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो कुछ नहीं करना है, फिर लिखना है वही चीज कि दूसरा सॉल्यूशन कैसे होगा। समीकरण को बस लिखेंगे यहां पर, कितना आ जाएगा, दोनों समीकरण क्या क्या है अपने पास, 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या है 5 है पहला समीकरण। दूसरा समीकरण 6x माइनस 9y, 6x माइनस 9y इक्वल टू कितना हो गया 15 इक्वल टू 15। इन समीकरणों की तुलना रेखा के समीकरण ax प्लस by इक्वल टू c से करने पर अपने को क्या मिल रहा है, a1 a2 का मान, b1 b2 का मान, c1 c2 का मान यहाँ पे चेंज होगा। a1 a2 का मान, a1 का 2 है, a2 का मान 6 है, b1 का मान कितना -3 है, ना कि 3। देखिए आप तुलना कर रहे हैं किससे, प्लस से तुलना कर रहे हैं माइनस वाले को, तो आपको लास्ट में क्या बचेगा, माइनस बचेगा। इसलिए आपको पूरा लेना है क्या चीज, -3।
-3 और ये क्या है -9। C1 का वैल्यू कितना है 5, C2 का वैल्यू कितना है 15। ठीक है, अब यहाँ फिर A1 बटे A2 का मान क्या होगा, B1 बटे B2 का मान क्या मिलने वाला है अपने को, वैसे C1 बटे C2 का मान क्या मिलेगा यहाँ से। तो देखते हैं क्या क्या चीज है। A1 बटे A2 मतलब कि 2/6, B1 बटे B2 मतलब कि -3 बटे -9, C1 बटे C2 मतलब कि 5/15। 2/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, माइनस माइनस भी कैंसल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, इस 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब यहां पे क्या आएगा, स्पष्टतः A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 आया ना, वही चीज, ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3। तो क्या आ गया अपने पास, स्पष्टतः A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। स्पष्टतः A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अतः दोनों समीकरणों का एक ये कंडीशन आता है तब कौन सा हल आता है, अनंततः अनेक हल। दोनों समीकरणों का अनंततः यहां पे लिखा जाएगा, दोनों समीकरणों का अनंततः अनेक हल प्राप्त होगा। अनेक हल, अनंततः अनेक हल प्राप्त होंगे। ठीक है, तथा दोनों रेखाएं, उस समय क्या होता है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, मतलब कि समपाती होंगे। दोनों रेखाएं एक दूसरे के समपाती होंगे, एक दूसरे के समपाती होंगे। ठीक, इतना क्लियर है। वैसे ही आप तीसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ये आपका हल है, मतलब कि तीसरा प्रश्न आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। इसमें क्या पूछा, बस क्या करना है आपको, 5x + 3y = 12, 15x + 9y = 15 है, उसको फिर से यहाँ पे लिखेंगे समीकरण। आपको बस ऐसे ही सॉल्व करना है। क्या लाना है, इसके लिए कोई हल नहीं के कंडीशन में आपका क्या होता है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 तो आएगा, जैसे कि दिख रहा होगा यहाँ से 5/15 कितना आएगा 1/3, 3/9 कितना आएगा 1/3, मतलब A1 बटे A2 बराबर आ गया किसके, B1 बटे B2 के। लेकिन 12/15 आपको देगा 4/5 देगा, जबकि ये A1 बटे A2 और B1 बटे B2 का मान कितना आ रहा है अपने पास 1/3। तो वहां से फिर अपने पास क्या मिल जाएगा कि उसका कोई हल नहीं है, अर्थात दोनों रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। ये तीसरा आपके लिए होमवर्क हो गया। अब आगे इसी आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न चौथा जो है कुछ नहीं है, यह यदि रैखिक समीकरण का 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं दिखाती है, तो 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं का कंडीशन क्या है, A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, तो क्या मिलता है आपको, अद्वितीय हल। तो ये क्या होगा, अद्वितीय हल। वैसे इसके लिए देखेंगे तो A1 बटे A2 सही संबंध डिसाइड करना है। A1 बटे A2 15 कम 15, 15 चौक 60, ठीक 1/4 आया। -3 बटे -12 ये भी क्या देगा आपको 1/4, 14 कम 14, 14 चौक 56 ये भी क्या देगा आपको 1/4, मतलब सबका वैल्यू कितना है, बराबर आया। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 आपको मिल जाएगा संबंध। छठवें से 8वें प्रश्न का सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे कैसे ये बनेगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत आते हैं कि आपको k का मान फाइंड करना होता है, वो कंडीशन बता देगा कि ये अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या फिर अनंततः अनेक हल है, तब के बारे में। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो, कोई भी हल ना हो। तो अपने को बस याद रखना चाहिए कि कोई भी हल ना हो के लिए कंडीशन क्या आता है, A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल्स टू B1 डिवाइड बाई B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 डिवाइड बाई C2, ये आना है। तो उसके आधार पे फिर से वही लिखते हैं। छठवां दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण
है, क्या क्या समीकरण दिया है अपने को, 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9 तथा क्या हो जाएगा, तथा kx प्लस 10y इक्वल्स टू 15। ये क्या है, समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अपने को क्या हल प्राप्त होना है, मतलब कि कोई भी हल नहीं मिलेगा, इन दोनों समीकरणों का कोई भी हल नहीं मिलने वाला। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, पहले फिर यही बात कि इनकी तुलना, इन समीकरणों की तुलना, इन समीकरणों की तुलना रेखा समीकरण, रेखा के समीकरण क्या, ax प्लस by इक्वल्स टू c से करने पर, तो क्या आएगा, a1 इक्वल्स टू 8, a2 इक्वल्स टू k, b1 इक्वल्स टू 5, b2 इक्वल्स टू 10 और आएगा c1 इक्वल्स टू 9, c2 इक्वल्स टू 15। इतना क्लियर है। अब अपने को कंडीशन अप्लाई करना है। कौन सा कंडीशन, मतलब लागू करना है किसको, स्थितियों को। क्या स्थिति दिया है वो, कि कोई भी हल ना हो। कोई भी हल नहीं होने के लिए अपने पास क्या आता है कंडीशन, a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 डिवाइडेड बाई c2। तो उसको लगाते हैं, अतः किस हल हेतु, अतः कोई भी हल नहीं होने हेतु, अतः कोई भी हल नहीं होने हेतु क्या आ जाएगा, a1 डिवाइडेड बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाई b2 और इज नॉट इक्वल्स टू c1 डिवाइडेड बाई c2। इतना है। मान को रख देंगे, a1 बटे a2 का मान 8 बटे k बराबर b1 बटे b2 का मान 5 बटे 10, फिर ये बराबर नहीं है किसके, 9 बटे 15 के। इतना चीज क्लियर है। अब यहां से आपको क्या चीज समझ में आएगा, 8 बटे k बराबर 5 बटे 10, या फिर 8 बटे k बराबर नहीं है किसके, 9 बटे 15 के। तो एक मान आपको यहां से भी मिलेगा, इसको इक्वल्स करोगे आप इसके, इसको इक्वल्स करोगे आप इसके, तो आपको 2 मान प्राप्त होंगे। तो क्या चीज होगा, इसलिए 8 बटे k बराबर कितना मिल गया, 5 बटे 10। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 10 का गुना इधर है, तो इसको पलट देंगे, चुपचाप पलट देते हैं। 8 बटे k को क्या कर दीजिए आप, k बटे 8, ये कट रहा है तो एक बार कटा दीजिए, 5 से कम 5, 5 दूनी 10। 8 बटे k को जब k बटे 8 लिखे तो 1 बटे 2 को क्या लिखोगे आप, 2 बटे 1। अब 2 बटे 1 का अर्थ क्या हुआ, k का गुना किस, k बराबर क्या आ जाएगा, 8 गुना 2, तो ये 8 गुना 2, लास्ट में k बराबर कितना मिल रहा है, 16। ठीक है, अर्थात k बराबर 16 होगा तभी क्या चीज मिलेगा आपको, ये कोई भी हल नहीं मिलने वाला इन समीकरणों का। इन समीकरणों का मान क्या होना चाहिए, इन समीकरणों में k का मान कितना होना चाहिए, 16, तभी आपको इन समीकरणों का हल नहीं मिलेगा। इतना क्लियर है, यही पूछा गया है। तो लिख देते हैं लास्ट में, अतः आपको इसके इक्वल्स करने की जरूरत नहीं है, अब चाहो तो कर सकते हो और एक मान और निकाल सकते हो k का। k का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए, कोई भी हल ना हो का कंडीशन आने के लिए k का मान किसके बराबर ना हो, उसको भी देख लेते हैं, एक बार कर देते हैं। यहाँ पे ये कितना आया, k बराबर 16 आया। ठीक, ये एक चीज है, k बराबर कितना आ गया, 16 आया। और इसकी तुलना अगर इससे करेंगे, तथा 8 डिवाइडेड बाई k, 8 डिवाइडेड बाई k इज नॉट इक्वल्स टू 9 बटे 15। फिर पलट देते हैं इसको एक बार, इसको फिर 3 या 9, 3 पंचे 15, पलट दीजिए इसको, तो ये बन जाएगा k बटे 8 इज नॉट इक्वल्स टू 3 बटे 5। आगे बढ़ेंगे तो k बराबर कितना मिलेगा, 8, k बराबर नहीं है 8 गुना 3 बटे 5 के। अब k बराबर नहीं है किसके,
24/5, 24/5 को अगर सॉल्व करेंगे तो कितना मिलने वाला है, 5 चौक 20, 5 चौक 20, आपके पास कितना बच गया 4, दशमलव लगाए 4 के आगे क्या बढ़ जाएगा 0, तो वो 40, तो 5 अट्ठे 40, तो 4.8। के का मान क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 16। क्या नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं होना चाहिए 4.8 के, 16 तो मिलेगा। अब देखो 4.8 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसका अर्थ ये हुआ कि 4.8 के अलावा कुछ होना चाहिए, फिर अलावा सब चीज होना चाहिए करके आ गया। के बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 4.8 के, इससे मतलब यही चीज समझ में आया। अब इसका उल्टा मतलब निकालेंगे तो के का मान 4.8 के अलावा कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी हो सकता है वाली बात नहीं है, के बराबर कितना होना है 16 होना है, तभी आपका क्या होगा यहाँ पर समीकरण सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। 8/16 ही रख पाओगे यहाँ पे, तभी ये कितना आएगा आपका 1/1 ये कितना आ जाएगा 8/16, तो 1/2 आ जाएगा, बराबर 5/10 मतलब फिर 1/2। तो इधर एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको के का मान कितना चाहिए था 16, तो यहां पर लिखते हैं, इसको हटाते हैं पूरा, लास्ट में लिख देते हैं अतः के का मान 16 होगा। वही पूछा ना, अतः के का मान ज्ञात कीजिए। अतः के का मान 16 होने पर ही समीकरण निकाय का एक कौन सा हल बोले, कोई भी हल नहीं, समीकरण निकाय का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक, इतना चीज ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 6वें का सॉल्यूशन। 7वां को देख लेते हैं। 7वां में क्या दिया है, अद्वितीय हल के लिए चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि पूरा का पूरा ये लाइन को मैं रिपीट कर दिया यहाँ पे, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दिए गए समीकरण का एक अद्वितीय हल हो, कोई भी हल ना हो की जगह एक अद्वितीय हल। वैसी इसके और इसके जगह में क्या लिखा हूं, अनंतता अनेक हल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये पहले ही समीकरण के शब्दों को, वाक्यों को, शब्दों को क्या किया गया है, यहाँ पे फिर से कॉपी पेस्ट मारा गया है। ठीक है, अब यहां से कितना आएगा, दिया गया समीकरण 7वें प्रश्न के सॉल्यूशन के लिए दिया गया समीकरण क्या क्या है, के एक्स प्लस 2y, यहां पे आ जाएगा के एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 5 के एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 5, 3x प्लस y इक्वल्स टू 1, 3x प्लस y इक्वल्स टू क्या हो गया 1। ये एक चीज हुआ। दो समीकरणों को हम लोग लिखे, दिए गए समीकरण, इन समीकरणों की तुलना रेखा के समीकरण ax प्लस by इक्वल्स टू c से करने पर a1 और a2 का मान, b1 और b2 का मान, c1 और c2 का मान। तो a1 का मान कितना है k, a2 का मान कितना है 3, b1 का मान है 2, वैसे ही b2 का मान कुछ नहीं है, इसका अर्थ 0 नहीं लिखना है। यहाँ पे y का गुणांक क्या दिख रहा है आपको, 1 ना, तो यहाँ पे y का गुणांक 1, तो ये कितना हो जाएगा, b2 का मान 1, c1 का मान कितना है 5 है, y का मान कितना है 1 है, सॉरी c1 का मान 5, c2 का मान 1, तो उसको लिखे। अब यहाँ पर फिर कंडीशन अप्लाई करेंगे। कौन सा कंडीशन अप्लाई करना है, वो बोला अद्वितीय हल के लिए। तो अतः अद्वितीय हल होने हेतु यहां पे क्या होगा, अतः अद्वितीय हल होने हेतु क्या चीज है अपने पास, a1 डिवाइडेड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2। अब इधर से आपको फर्क नहीं पड़ता c1 बटे c2 से। अद्वितीय हल के लिए अपने को a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1 बटे b2 के। चुपचाप वही वाला चीज अपने को लगा देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, a1 बटे a2, a1 का मान है k, a2 का मान है 3, बराबर नहीं होना चाहिए किसके,
b1 बटे b2 के, चुपचाप इसको सॉल्व कर देंगे। k बराबर क्या हो जाएगा यहां से, k बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 3 गुना 2, 3 गुना 2। अब 3 गुना 2 लिख दिया तो कई लोग हड़बड़ा जाते, एक कहाँ गया करके। एक कहाँ गया, बटे में अगर एक है तो उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि 2 बटे 1 आपको क्या देगा, 2 ही देगा। 3 बटे 1 क्या देगा, 3 देगा। 5 बटे 1 क्या देगा, 5 देगा। तो बटे में अगर 1 लिखा है तो उसका हटा सकते हो आप उसको। तो ये कितना आया, 3 गुना 2 कितना हो गया, k बराबर नहीं है किसके, 6 के। अब इसका अर्थ क्या चीज समझ में आया, k का मान 6 नहीं हो सकता, लेकिन 6 के अलावा कुछ भी हो सकता है। देखिए जैसे आप अपने आप से, आप किसी को बता रहे हो कि मेरे पास 10 रुपए का नोट नहीं है, 10 रुपए का नोट नहीं है करके बता रहे हो आप। इसका अर्थ वो सामने वाला क्या समझेगा कि आपके पास 10 रुपए का नोट नहीं है, लेकिन उसके अलावा बाकी नोट हो सकते हैं। वो इस चीज के लिए कंफर्म हो गया कि आपके पास 10 रुपए का नोट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बाकी सब नोट होंगे। तो वैसे यहां पर है, और बाकी सब क्या होंगे, नोट होंगे। बोल रहे ना, चिल्लर की बात नहीं किया जा रहा है। वैसे ये वास्तविक मान है, तो वास्तविक मान 6 के अलावा आपके पास अन्य कोई भी वास्तविक मान हो सकता है, जिसके लिए इस समीकरण निकाय का क्या हल प्राप्त होगा, आपको अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो उस चीज को लिखते हैं, अतः के अलावा ना, के अलावा, सॉरी, अतः 6 के अलावा, अतः 6 के अलावा अन्य सभी वास्तविक मानों के लिए, अन्य सभी वास्तविक मानों के लिए, अन्य सभी वास्तविक मानों के लिए आपका इस समीकरण निकाय का क्या हल प्राप्त होगा। समीकरण निकाय के क्या हल प्राप्त होंगे, अद्वितीय हल होंगे। समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होंगे। तो ये हो गया अपना आंसर। आठवें प्रश्न का हल देखते हैं। आठवां प्रश्न क्या बोला, अनंततः अनेक हल हेतु बोला है। आपको समीकरण दिया है 2x + 3y = 7 और दिया है k - 1 प्लस k + 2 k - 1x प्लस k + 2y = 3k। तो दिया गया समीकरण है, लिखे 2x + 3y = 7 तथा k - 1x प्लस k + 2y बराबर कितना मिल गया, 3k। इन समीकरणों की तुलना वही रेखा के समीकरण से ही करेंगे। तो a1 और a2 का मान कितना मिला है, 2 है, यहाँ पे 2 लिखे। k - 1 b1 का मान 3 है, b2 का मान k + 2 है, c1 का मान 7 है, c2 का मान 3k है। अतः अनंततः अनेक हल हेतु कंडीशन क्या मिलता है अपने को, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। रखा जाए यहाँ पे मान a1 बटे a2 मतलब 2 बटे k - 1, ठीक। b1 बटे b2 मतलब कि 3 बटे k + 2। वैसे c1 बराबर चल रहे हैं ना, बराबर c1 बटे c2 7 बटे 3k। अब देखो तीन चीजें, तीन राशियों को आप बराबर के रूप में रखे। इसका मतलब यह कि पहला राशि दूसरे राशि के बराबर, दूसरा राशि तीसरे राशि के बराबर, तीसरा राशि पहले राशि के बराबर, मतलब कि आपस में क्या हो जाते हैं, वो बराबर हो जाते हैं। k का मान मैं 3 स्थितियों से निकाल सकता हूं। पहले राशि को दूसरे राशि के बराबर कर दिया जाए। पहला राशि क्या बोल रहा है आपका 2 बटे k - 1, वैसे दूसरा राशि क्या है 3 बटे k + 2। अतः यहां से कितना हो जाएगा, लिखते हैं, अतः 2 बटे k - 1 बराबर 3 बटे k + 2। सॉल्व करेंगे इसको, तिर्यक गुना होगा k + 2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं अब थोड़ा, k + 2 का गुना 2 से, तो कितना देगा 2k + 4, 2 का गुना k + 2 से कितना मिल गया 2k + 4। वैसे k - 1 का गुना 3 से होना है तो 3k - 3। अपने को वैल्यू किसका चाहिए, k का वैल्यू चाहिए, तो 2k को उस पर भेजते हैं। कितना होगा यहाँ से 4 - ये -3 है, ये -3 इस पर आएगा तो हो जाएगा 4 + 3 = 2k को उस पर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3k - 2k, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा यहाँ से, देखो 4 3 7 और 3k - 2k कितना दे देगा आपको k।
तो 7 बराबर कितना आ गया के, 7 बराबर के नहीं, के बराबर 7, इसलिए क्या कर देंगे के बराबर यहाँ पे लिख दिए 7। के का मान कितना मिल रहा है इस तुलना से, है ना, पहला और दूसरा राशि का तुलना की है तो क्या मिला के बराबर 7। अब वैसे देख लेते हैं दूसरे और तीसरे राशि का, अब कितना है 3 बटे के प्लस 2, 3 बटे के प्लस 2 बराबर 7 बटे 3 के। तो यहां से आगे क्या मिलेगा 3 के का गुना 3 से करेंगे तो 9 के, आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आप गुना के रूप में लिखेंगे, पहले 3 का गुना 3 के रूप में प्रदर्शित करेंगे। मैं डायरेक्ट कर दिया 7 के प्लस 14, 7 के प्लस 7 दूनी 14, इधर क्या आ जाएगा 2 के, क्योंकि 7 के इस पर आएगा तो माइनस में बन जाएगा, तो 9 के माइनस 7 के आपको क्या देगा 2 के बराबर कितना मिल गया 14। यहां से भी देख रहे हैं कि के बराबर कितना मिल रहा है 14 बटे 2, 14 बटे 2 मतलब कि के बराबर 7, ये भी क्या मिल गया आपको के बराबर 7। अब एक तुलना बस बचा है आपका, क्या चीज, तीसरे राशि और पहले राशि का तुलना। तथा करके आएगा अब, तथा 3 बटे के प्लस 2, 7 बटे 3 के, 7 बटे 3 के बराबर कितना हो जाएगा इसके 2 डिवाइडेड बाई के माइनस 1, 2 डिवाइडेड बाई के माइनस 1। पहले राशि का मैं तीसरे राशि से तुलना कर दिया, या ये भी बोल सकते हो कि तीसरे राशि का पहले राशि से तुलना कर दिए, बराबर है इसलिए क्या कर दिया उसको बराबर में रखे, है ना। अब के माइनस 1 का गुना यहाँ पे तो 7 के माइनस 7 बराबर 3 के का गुना 2 से कितना आएगा 6 के, आगे 7 के माइनस 6 के, पक्षांतर हुआ, ये माइनस 7 उस पर गया 7, यहां से मिल जाएगा के बराबर फिर से क्या मिल गया आपको 7। तो आप तीनों राशियों को एक दूसरे के आपस बराबर कीजिए आपस में, तो भी आपको कौन सा वैल्यू मिलेगा, एक वैल्यू मिलने वाला है। अतः क्या चीज है, अतः के का मान लिखेंगे, अतः के का मान क्या प्राप्त होने पर, के का मान 7 होने पर दिया गया समीकरण, दिए गए समीकरण क्या थे, ये थे, होने पर दिए गए समीकरण निकायों के अनेक हल प्राप्त होंगे। अब अनेक हल के पहले जो शब्द लिखा रहता है अनंततः, इसका अर्थ यह है कि ऐसे आपको कई हल प्राप्त हो सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए उसको बोला जाता है अनंततः। अनंततः का अर्थ यही है कि जिसकी कोई सीमा न हो, अनंततः अनेक हल प्राप्त होंगे, अनेक हल प्राप्त होंगे, ये इस चीज को लिखे। तो इतना आज के क्लास में पूरा कवर हुआ है। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ से प्रश्न आपको बनता है अच्छा खासा। तो कैसा लगा क्लास प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिएगा, अगर अच्छा लगा है तो उसको बताइएगा, और कुछ भी इसमें दिक्कत भी है तो उसको भी बोलिएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वॉइस क्लियर है कि नहीं है उसको एक बार बता दीजिए।